हेलो दोस्त, तो फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर नोट्स में। आपको आज हम अपने नोट्स को पढ़ाने के बाद अब दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे मेरी नोट्स से फंसते हैं और कैसे एग्जाम्पल में आए हुए क्वेश्चन जो होते हैं सारी नोट्स से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका यानी जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। कोशिका होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी और सबसे मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई पूछेगा, मतलब हमारे शरीर का जो सबसे छोटा पार्ट होगा जिससे मिलकर शरीर का निर्माण होता है वो कोशिका होती है। तो जीवन पहला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। दूसरा, जीवों की आधारभूत क्या और क्या पूछ सकता है कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो वो भी कोशिका होती है। कोशिका की खोज पूछेगा कि किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में कोशिका की खोज की थी। किसने बताया कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है? तो स्लाइडन ने। स्लाइडन एक वैज्ञानिक थे जो स्लाइडन और स्वान के साथ मिलकर के कोशिका की सिद्धांत दिया था। वही स्लाइडन ने बताया था कि पादपों के शरीर जो है सूक्ष्म कोशिकाओं से पादपों का शरीर भी बना होता है। फिर किसने बताया कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है? तो ये स्वान ने बनाया था। मतलब किसी की कोई भी शरीर होगा तो वो कोशिका से मिलकर जरूर बनेगा, उनका निर्माण कोशिका से जरूर होगा। ये कोशिका सिद्धांत है जो कि स्लाइडन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ये स्लाइडन और स्वान ने मिल करके कोशिका का सिद्धांत दिया था और अलग अलग शरीर से बताया था कोशिका सिद्धांत। किसने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है? तो विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक, कोशिका सिद्धांत एम.जे. स्लाइडन तथा थियोडर स्वान ने। तो आपको स्लाइडन और स्वान ध्यान रखना है कि कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत यही दिया था कि जो नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद किसी कोशिका से होता है, ऐसे ही कोशिका दिया था। और कोशिका सिद्धांत किस में लागू नहीं होता? तो विषाणुओं में लागू नहीं होता। पढ़े थे हमने अपने नोट्स में, ये क्वेश्चन भी है कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? तो विषाणु यानी वायरस पर लागू नहीं होता। ठीक दोस्त, इस तरह हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि हमको हर चीज़ें कवर हो जाए, है ना। किसी भी जंतु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है, तो ऐसा कौन सा जंतु है जो जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? मतलब जंतु जीवित और जंतु जगत और मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, तो कौन माना जाता है? विषाणु। विषाणु किसके बने होते हैं? तो सम एकल तंतु। हमारे नोट्स में जाकर देखेंगे बहुत अच्छे से विषाणु को पूरी तरह से क्लियर किया गया है। आप हमारे ही वीडियो में जाकर के विषाणु चैप्टर देख सकते हैं। तो कोशिका सिद्धांत की क्या विशेषताएं थी? हमने कोशिका सिद्धांत अभी देखा कि स्लाइडन एवं सान ने कोशिका नामक सिद्धांत दिया था। तो उसके अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? एक कोशिका से होती है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत निम्न में से कौन सा कथन सही है कोशिका सिद्धांत के अनुसार? तो सही ऑप्शन ध्यान देना है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है। दूसरा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। फिर तीसरा पढ़ेंगे, कोशिका की जो उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसका मुख्य केंद्रक होता है, मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई के रूप में तथा सभी कोशिकाएं से मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक नई जीवन का निर्माण होता है। फिर जो है देखते हैं कि जो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस कोशिका का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्री विभाजन, यानी जब कोई विभाजन होता है, चोट लग जाती है तो शरीर की जो कोशिकाएं होती है विभाजित कर करके नई सेल्स का निर्माण कर लेती है, तो वो समसूत्री विभाजन माइटोसिस विभाजन होता है। ठीक, और सूत्री विभाजन का पहला चरण क्या होता है? पूर्वावस्था। ये जब कोशिका के विभाजन के बारे में जब पढ़ेंगे, कैसे कोशिकाएं विभाजित होकर के नई कोशिका का निर्माण करती है, तो ये विभिन्न प्रकार की स्टेज या अवस्थाएं होती है। ठीक, सूत्री विभाजन उस चरण को नाम बताएं जिसके दौरान कोशिका विभाजित हो गुणसूत्र के मध्य रेखा में कट जाती है, तो ये मेटाफेज अवस्था होती है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली जो कोशिका झिल्ली होती है, जो किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्यों? क्योंकि पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। ठीक, तो जंतु कोशिका जो होती है उसका जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक दोस्त, अब देखते हैं इधर कि जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है। तो हमने अभी बताया कि जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जो पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति कहलाती है।
एक जीव की सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी जो भी किसी भी जीव की सबसे लंबी कोशिका अगर देखोगे तो तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका अभी तक हमने ज्ञात किया शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा गैलेप्टम। तो माइक्रोप्लाज्मा एक जीवाणु है, उसको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभी तक की ज्ञात कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जो कि जीवाणु की होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो विषाणु जो है जीवाणु से भी छोट होते हैं, लेकिन विषाणु में कोई कोशिका नहीं होती, अकोशिकीय जीव होते माने जाते, इसलिए कोशिका में जब आएंगे तो जीवाणु ही सबसे छोटी कोशिका ही होगी। ठीक, कोशिका कितने प्रकार होते हैं, तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो कुछ साधारण कोशिका होती है, मतलब एक कोशिकीय जीव या उससे कम जीव में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका होती है जो विकसित जीवों में पाई जाती है, जैसे मनुष्य, अन्य स्तनधारी वगैरह में। ठीक, क्या अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, थोड़ा उसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसमें सबसे बड़ा अंतर कोशिका भित्ति का क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, माने कोशिका भित्ति, लेकिन इसकी यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें क्या पाया जाता है क्या नहीं, इसके बारे में। तो केंद्रक अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना, और इसमें केंद्रक उपस्थित होगा यूकैरियोटिक में। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी, केंद्रक झिल्ली इसमें उपस्थित होती है। अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री समसूत्री दोनों होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, इसमें होता है। राइबोसोम 70 प्रकार का, इसमें 80 प्रकार का। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है। तो ये ध्यान रखना कि ज़्यादातर चीज़ें अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में ज़्यादातर चीज़ें पाई जाती है। जैसे लाइसोसोम भी अनुपस्थित हो गया। डीएनए एकल सूत्र का होता है, इसमें डीएनए दोहरे सूत्र का होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है। प्रकाश संश्लेषण आंतरिक झिल्लियों द्वारा में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, इसमें प्राप्ति स्थल जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा एग्जाम्पल ध्यान रखना, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल जो होती है उनमें जो है पाया जाता है क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और सभी बहुकोशिकीय जीवों में क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, तो इस तरह हमने एक चैप्टर देखा। जल्दी हमको रिवीजन करना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे नोट्स के अंदर से ही मिलेगी, इसलिए आपको बस ये दिखाना है कि आपको रिवीजन करना है, कितने जल्दी एक शब्द में रिवीजन कर पाएंगे। ठीक, तो स्तंभ कोशिका अनुसंधान क्षेत्र नवीकरण विकास के संदर्भ में सही तत्व है। तो स्तंभ कोशिका अंतः वातावरण स्वयं ही पर पात्र से जीवित हो जाती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों के अंदर कोशिका करती है। इंपॉर्टेंट जो नहीं है उसको हमको नहीं ध्यान देना है। प्राणियों के स्तंभ में प्रत्यारोपण के संबंध में इसको नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा हम उनको देखेंगे। प्रत्येक कोशिका मृत्यु के कोशिकीय आणविक नियंत्रण कहते हैं एप्टोसिस। इस वाला हाई लेवल क्वेश्चन हमको नहीं करना है, जिसमें हम टिक कर रहे हैं वही क्वेश्चन आपको याद करना है। रेलवे ग्रुप डी या टीपीसी, ये किसी भी रेलवे एग्जाम या अन्य एग्जाम के लिए। किसने 1831 में केंद्रक की खोज की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के बारे में हमको क्या क्या ध्यान रखना है, देखना। कोशिका प्रकारण क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मतलब केंद्रक जो होता है कोशिका का हेड मास्टर बोल सकते हैं, मास्टर ऑफ द सेल्स बोल सकते हैं, कि सभी कोशिका केंद्रक जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कोशिका के कोशिकांग को मास्टर अंग कहा जाता है। नाभिक को मास्टर अंग देखो अभी होता है, मास्टर अंग कहे जाते हैं नाभिक को। नाभिक मतलब केंद्रक ही होता है, ध्यान रखना, केंद्रक या नाभिक एक ही चीज़ होती है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के अलावा कोशिका किन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक जो होता है कोशिका में तो पाया जाता है एक नाभिक, लेकिन कभी माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर खुद का केंद्रक होता है, खुद का डीएनए होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है, केंद्रक में होता है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी नोट्स में मिल जाएंगे। हमारी नोट्स जिस तरह से तैयार किया गया है तो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कर दिए गए हैं। आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, इसके बारे में हमको ये चीज़ें क्या ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है तो इसकी खोज किसने की थी, अल्टमान ने की थी। ठीक है, अल्टमान ने, और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किया था कार्ल बेंडा ने। ठीक, कोशिका का शक्तिगृह सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। क्योंकि इसी में श्वसन क्रिया द्वारा जो एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण इसी में होता है, इसलिए इसको शक्तिगृह कहा जाता है। किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस कोशिका में, डीएनए या राइबोसोम, खुद का डीएनए या खुद का आरएनए जो होता है राइबोसोम होता है। इसमें क्या कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। और का क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा जा सकता है।
वह कोशिका कौन सा है जिसमें श्वसन का उत्पादन जैव रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी किसके द्वारा होता है? तो क्रेब्स चक्र। दो प्रकार के साइकिल होते हैं, ग्लाइकोलिसिस साइकिल और क्रेब्स साइकिल। जो श्वसन क्रिया होती है हमारे कोशिका के अंदर जो होती है श्वसन क्रिया होती है, जिसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा। तो दो प्रक्रियाएं में होती है, एक ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स। तो ग्लाइकोलिसिस में कम ऊर्जा का केवल दो एटीपी लगभग ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन क्रेब्स चक्र में ज़्यादा होता है, लगभग 36 एटीपी। इस तरह टोटल मिलाकर के कोशिका के अंदर 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान रखना, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है कोशिका द्रव्य में होता है। ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखो जो केंद्र कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसको साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो केंद्रक के अंदर द्रव्य होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके जो बनता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब दोनों को अगर कहोगे तो एक साथ प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक, अब राइबोसोम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसको ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकाओं की भूमिका होती है? राइबोसोम तथा अंतःप्रदब्जांगिका में। तो प्रोटीन के संश्लेषण में सबसे ज़्यादा उपयोगी है तो राइबोसोम होता है। किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना इसलिए कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के अंदर होता है। राइबोसोम को किस कोशिका के नाम से जाना जाता है? तो प्रोटीन के कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है? तो राइबोसोम में। ठीक, बाकी और सारी चीज़ें जो इसमें नहीं पढ़ पा रहे हैं हमारी नोट्स में अच्छे से आपको कवर कर दिया गया है। सारी चीज़ें पूरी नोट्स कंप्लीट जीव विज्ञान की नोट्स आपको हमारे द्वारा तैयार कर दी गई है, जो हमने खुद पढ़ के सिलेक्शन लिया है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम यानी लाइसोसोम की खोज डीडीओ ने की थी। कौन सा कोशिका केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? ध्यान रखना, लाइसोसोम ऐसा है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, और हरित लवक ऐसा है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक, किस कोशिका को आत्महत्या की शैली कहा जाता है? इसी क्वेश्चन लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंजाइम जब स्रावित होते हैं तो ये खुद की कोशिकाओं को ही भक्षण कर लेते हैं, इसलिए कहा जाता है कि खुद स्वयं की आत्महत्या कर लेती है, इसका मतलब। ठीक है, इसलिए कोशिकांग को लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग बाहरी पदार्थ तथा खराब पदार्थ को पचाकर कोशिका को साफ करता है? तो लाइसोसोम कहते हैं। ठीक, अब हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को देखते हैं, कोशिका के प्रमुख अंगों को अच्छे से देखते हैं। तो सबसे बाहरी परत क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है? यह कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। सबसे पहले इतना ध्यान जरूर रखना कि कोशिका भित्ति के बारे में, कुछ सेल वॉल के बारे में, तो यह सेलुलोज की बनी होती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यह कोशिका के निश्चित आकार एवं कठोरता प्रदान करती है। इतना हमको जानना है कोशिका के बाहरी परत यानी कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक, उसके बाद हमको जब कोशिका भित्ति पढ़ लेते हैं, कोशिका भित्ति के अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली वो पादप कोशिका जो होती है उसमें बाहर कठोर आवरण पाया जाता है, इसलिए कोशिका भित्ति होती है। लेकिन अन्य जंतुओं के जो कोशिका भित्ति होती है उसमें कोशिका भित्ति होता ही नहीं है, सीधे सेल वॉल यानी सेल मेम्ब्रेन होती है। अर्धपारगम कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर तथा बाहर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ध्यान रखना, आघातों से कोशिका की रक्षा करती है। फिर कोशिका द्रव्य देखते हैं। जो कोशिका के अंदर एक तरल द्रव्य पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यह पारिभाषिक और चिपचिपा पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य तब इसी कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, फिर जो है हम देखते हैं फिर जो है कोशिका द्रव्य जो है हमने देखा, एक कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक के मध्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में पाया जाता है। अच्छे से समझने के लिए सच बताएं, नोट्स अगर आप पहली बार नोट्स पढ़ लेंगे तो फिर इसकी जो है हर चीज़ें आपको आसान हो जाएगी, क्योंकि उसमें डायग्राम के द्वारा नोट्स को समझाया गया है कि क्या चीज़ें कैसे पाई जाती है ना। फिर हम केंद्रक के बारे में देखते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जो कोशिका का जो मुख्य पार्ट होता है। केंद्रक इसकी खोज पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, मतलब संपूर्ण कोशिका का नियंत्रण करने का काम करता है कौन? केंद्रक। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है और इसमें डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखना।
अंतःप्रतब्ध जालिका ये भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी कोशिका का एक पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो सतह होती है, एक चिकनी सतह और एक खुरदुरी सतह। जो चिकनी सतह होती है इसमें वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है, यानी संश्लेषण में भाग लेते हैं। और खुरदुरी अंतःप्रतब्ध जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। ध्यान रखना, खुरदुरी में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए मदद करती है। ठीक है, राइबोसोम में हमको क्या ध्यान रखना कि राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? पलार्ड ने की थी। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए के। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है दोस्त। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और आपको और डिटेल्स पढ़ना है तो नोट्स आपके लिए तैयार है। लाइसोसोम को किसने की थी? डी रोवे ने की थी। लाइसोसोम में एक प्रभुत्व प्रकार का छोटा और थैली जैसी संरचना होता है। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करके उसमें पाचन में सहायता करता है। इसमें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। जीवाणु विषाणु से रक्षा करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमाइन ने की थी 1890 में। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का श्वसन संपन्न होता है। इसमें उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्रिस्टी पाए जाते हैं। देखो क्रिस्टी क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, और बाहरी झिल्ली जो है बाहर का आवरण करती है, उसकी आंतरिक झिल्ली में छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टी को ध्यान रखना है कि क्रिस्टी किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। कोशिका के निर्माण, कोशिका के जो श्वसन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी के निर्माण के कारण को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, और पावर हाउस एनर्जी इसमें उत्पन्न होती है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को। अब गाल्जी काय के बारे में देखते हैं। जो गाल्जी काय होता है, गाल्जी काय कॉम्प्लेक्स, गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी की थी। नाम से ही काफ़ी है कि कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी काय खोज की थी। इनकी डेट वोट नहीं याद करना है ना, डेट वोट इंपॉर्टेंट है। कोशिका का मुख्य श्रावण अंग है, यानी श्रावण अंग है, सिक्रेटरी अंग है ना। लाइसोसोम एवं पैराक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। पादप कोशिका के विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में मदद करता है। गाल्जी काय कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाधारी के रुधिर निर्माण के इस्तेमाल पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। रसधानियाँ रिक्तिका, रसधानियाँ रिक्तिका क्या होती है? कोशिका के रासायनिक रसधानियों के अंदर तरल ठोस पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ जल में संतुलन का कार्य करती है। पादप कोशिका में निर्जीव पदार्थ होता है। ये पादप कोशिका स्थिरता कठोरता प्रदान करती है। अब देखते हैं लवक के बारे में। लवक का क्या काम? तो लवक इतना सुंदर लवक पढ़े कि जितना देखो हमारे नोट्स में पढ़े, उसके बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। लवक क्या होता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, क्योंकि लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। लवक में 3 प्रकार के लवक होते हैं। सबसे लवक 3 प्रकार के होते हैं: अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। अवर्णी लवक में सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये जड़ तथा पत्ती के भूमिगत में पाया जाता है और भोजन के भंडारण नहीं करता है। तो ध्यान रखना कि जो अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, हिंदी अंग्रेजी में भी इसको ध्यान रखना होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको काम क्या होता है? भोजन का भंडारण में मदद करता है। और वर्णी लवक वर्ण से इससे लमा है क्रोमो या रंगीन होते हैं। वर्णी से नाम है वर्ण माने कलर होता है, कलर रंगीन होते हैं। और ये क्या कहते हैं? फूल और पत्तियों के फलों के रंग प्रदान करते हैं, इसलिए कलरफुल जो फूल होते हैं ये वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। बस इतना ध्यान रखना इसमें। और हरित लवक सबसे इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना होता है कि यह हरे रंग का होता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, यह पर्णहरित यानी कैरोटीन तथा जेंटोफिल लवक पाए जाते हैं। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करते हैं। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। ठीक, फिर हम और देखते हैं कि जो गैर हरित वनस्पतियाँ होती है उसमें किसकी कमी होती है? जो गैर हरित मतलब जो हरे रंग की नहीं होती वनस्पति, तो उसमें पर्णहरित की कमी होती है, इसलिए हरे रंग का पर्णहरित जो होता है हरित लवक, उसकी कमी होती है, इसलिए हरा नहीं होता। फलों एवं सब्जियों में स्थित कैरोटीन का रंग कौन सा प्रदान करता है? नारंगी रंग। गाजर में नारंगी उपस्थिति के कारण कैरोटीन में, गाजर में कौन सी वो होता है? वर्णक होता है कैरोटीन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। ध्यान रखना है इसको भी। चुकंदर का गुलाबी रंग विटामिन की। पौधे में पाया जाने वाला नीला बैंगनी लाल एंथोसायनिन नामक वर्णक के कारण होता है। ठीक, अब वनस्पतियाँ जो होती है, वनस्पतियाँ को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला फाइकोसाइनिन।
पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर देख लेते हैं। पौधे की विकसित स्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कवक, जीवाणु, छोड़कर सभी में पर्णहारी पाया जाता है। जंतुओं में पर्णहारी नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है तारक का सेंट्रोसोम। पादप कोशिका की राजधानी रिक्तिका पाई जाती है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें रिक्तिका पाई जाती है। जंतु कोशिका में अपेक्षाकृत रिक्तिका छोटी होती है, इसमें बड़ी होती है। लाइसोसोम नहीं पाए जाते, पाइसोसोम पाए जाते हैं। अधिकांश पादप कोशिका तारक केंद्र नहीं होते, यानी तारक केंद्र इसमें होते हैं। इस तरह हमने कोशिका की सारी चीज़ों को क्लियर किया है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ऐसे ही आपको रिवीजन करना है सारे चैप्टर को, ठीक है। और बाकी हमारी नोट्स जो है सबसे बेस्ट है, उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको कोई चीज़ें, हर चीज़ों की जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ताकि नए क्वेश्चन बने तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू दोस्त।